मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें साहित्य सागर के गद्य भाग के भेड़े और भेड़िए नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। ध्यान देना, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले कहानी या निबंधकार के जीवन परिचय के विषय में जान लेना आवश्यक है। इसलिए मैं सबसे पहले लेखक हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त जीवन परिचय तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ध्यान देना, हरिशंकर परसाई एक सुप्रतिष्ठित व्यंग्यकार कहानी लेखक हैं। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। परसाई जी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के गांव में हुई थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह नागपुर विश्वविद्यालय गए और वहां से इन्होंने हिंदी में एमए की डिग्री प्राप्त की तथा कुछ समय तक अध्यापन का कार्य किया, अर्थात शिक्षक रहे। क्योंकि शिक्षा से इनका अतिशय प्रेम था, शिक्षा से इतना ज़्यादा लगाव था कि वह शिक्षा या शैक्षिक क्षेत्र को छोड़ करके अन्य कहीं किसी भी तरह का काम करने से इतराते थे। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का स्वयं संपादन किया और प्रकाशन भी किया, लेकिन बाद में आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण इनको अपने मासिक पत्रिका को बंद करना पड़ा। 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हिंदी साहित्य के अमर यशस्वी साहित्यकार हरिशंकर परसाई का निधन हो गया। परसाई जी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने लेखन कला में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और शोषण पर व्यंग्य किया। इनकी अधिकांश कहानियाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध या शोषण के विरुद्ध शोषित वर्ग के लिए लिखी गई कहानियाँ हैं। इन्होंने सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का भरसक प्रयास किया है और इस प्रयास में उन्होंने लेखन कला के साथ साथ व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग भी किया है। समय की कमजोरी एवं राजनीति के फरेबों पर करारे व्यंग्य लिखने में आप एक सिद्धहस्त लेखक या निबंधकार माने जाते हैं। तो यह इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। अब हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं, चाहे वह कहानी के रूप में हो, निबंध के रूप में हो, उपन्यास के रूप में हो या निबंध संग्रह के रूप में हो या संस्मरण हो, मैं उनके विषय में तुम्हें संक्षिप्त परिचय दूंगा। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं। ध्यान देना, इनकी कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, एक बहुत परिचित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। ध्यान देना, ये जितने भी है कहानियाँ, ये सब व्यंग्यात्मक कहानियाँ हैं। माटी कहे कुम्हार से, वाह क्या सुंदर! यह तो इनकी कहानी संग्रह जो है उसमें लिखा है, लेकिन माटी कहे कुम्हार से एक कबीरदास जी की भी बहुत सुंदर रचना है, उसके विषय में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
अभी जहाँ पे हैं भेड़े और भेड़िए के लेखक हरिशंकर परसाई की रचनाओं के विषय में मैं आगे बात कर रहा हूँ। उपन्यास, जिस प्रकार से हरिशंकर परसाई लेखन कला में प्रवीण थे, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने उपन्यास लेखन में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इनके प्रमुख उपन्यासकार के रूप में माना जाता है इन्हें। इनका प्रमुख उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ज्वाला और जल, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यदि हम निबंध संग्रह की बात करें तो इनके निबंध संग्रह में है तब की बात थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर और अंत में आदि इनकी प्रमुख निबंध संग्रह लिखे गए हैं। संस्मरण में, संस्मरण का मतलब जो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, वह थी तिरछी रेखाएं। अब रचनाओं के बाद यदि हम इनके भाषा शैली की बात करें तो परसाई जी ने अपनी जितनी भी रचनाएं की है वो बड़ा ही सरल, प्रवाहमयी, प्रभावशाली तथा बोलचाल की भाषा को अपनाया है। वे सदैव सरल और व्यावहारिक भाषा के पक्षपाती थे। व्यावहारिक भाषा के कारण ही साधारणतः पाठक भी उनकी साहित्यिक प्रस्तुतियों को आसानी से समझ लेते हैं और इतना ही नहीं, पूरी की पूरी कहानी उन्हें याद हो जाती है। इनकी भाषा सरल, शुद्ध तथा व्यावहारिक है। भाषा में गंभीरता और क्लिष्टता का कोई भी स्थान नहीं है। कहने का तात्पर्य भाषा एकदम सरल है और एकदम सहज है, आसानी से उसे समझा जा सकता है। इनकी रचनाओं के वाक्य बड़े ही छोटे और व्यंग प्रधान हैं। इनके व्यंगों का सामाजिक विषय है, राजनैतिक विषय है। परसाई जी का चयन चाहे जिस भी रचना के रूप में किया जाए वह बहुत ही प्रभावशाली है। कहाँ पर कौन शब्द अधिक चोट करेगा, इस विचार से उन्होंने अपने साहित्यिक रचना में ऐसे ऐसे भाषा और शैली का प्रयोग किया है जिसे पाठक पढ़कर लोटपोट हो जाता है। यदि हम इनकी रचनाओं में देखें तो कहीं भी कठिनाई महसूस ही नहीं होता है। अपनी बात को शब्दों के सरल प्रवाह से इन्होंने लोगों के मन में मिश्री की तरह से घोल दिया है, अर्थात पाठक बड़े ही सरलता, सहजता और ही भावुकता से इनकी रचनाओं को या इनकी रचनाओं के संग्रह को पढ़ता है। तो अभी मैंने तुम्हें कहानीकार का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं बताई। अब कहानी का मैं परिचय तुम्हें दे दे रहा हूँ। जो कहानी मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान देना, कहानी भेड़े और भेड़िए, भेड़े और भेड़िए। अब हम कहानी के परिचय के रूप में बोलेंगे। प्रस्तुत कहानी भेड़े और भेड़िए एक प्रतीकात्मक शैली की कहानी है। प्रतीकात्मक, तुम बोलोगे सर प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है? तो प्रतीकात्मक का मतलब होता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना की जाती है उसे हम प्रतीक या चिन्ह के रूप में मानते हैं। इनकी भी कहानी अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, भेड़े और भेड़िए, यह कहानी प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से
उन्होंने एक तीखा व्यंग किया है। परसाई जी ने इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रजातंत्र के नाम पर, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के नाम पर किस तरह स्वार्थी तथा ढोंगी या चालाक राजनेता सीधी सादी जनता का शोषण करते हैं। प्रस्तुत कहानी में परसाई जी ने राजनेताओं को चालाक भेड़िए के रूप में, ध्यान देना, प्रस्तुत कहानी भेड़िए और भेड़िए में परसाई जी ने राजनेता को भेड़िए के रूप में तथा निरीह प्रजा को या जनता को सीधी सादी स्वभाव वाली भेड़ों के रूप में दिखाया है। राजनेता अपने प्रभावी भाषणों के द्वारा जनता को जिस प्रकार से लुभाने का प्रयास करते हैं और भोली भाली जनता उनके प्रलोभन में आकर के उनके बातों के विश्वास करके उन्हें सर्वसम्मत से विजयी बनाता है, उन्हें अपना नेता, भगवान, दाता के रूप में समझता है। वही नेता जब उन जनता के द्वारा चुने जाने पर अपने कुर्सी को संभालते हैं, अर्थात राजनेता का पूरा सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, तब वही नेता या नेता रूपी भेड़िए जनता रूपी भेड़ों का शिकार करता है, उन पर अत्याचार करता है, उन पे जुल्म ढाता है। और इतना ही नहीं, जितने समय तक राजनेता अपना कार्य करता है या पद पे रहता है, ऐसा एक भी दिन या ऐसा एक भी काम नहीं होता है जो उसका प्रजा के हित में हो। कहानीकार ने प्रजातंत्र की इस शासन व्यवस्था पर एकदम तीखा व्यंग किया है। तो इस तरह से मैंने तुम्हें कहानी का परिचय दिया। अब इस कहानी का उद्देश्य क्या है, मैं कहानी का उद्देश्य तुम्हें बताने जा रहा हूँ। भेड़े और भेड़िए, इस कहानी का उद्देश्य क्या है या इस कहानी को लिखने का तात्पर्य क्या है, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा, इसलिए अब मैं तुम्हें उस कहानी के उद्देश्य को बताने जा रहा हूँ। कहानी का उद्देश्य। कहानीकार हरिशंकर परसाई जी कहानी भेड़े और भेड़िए की रचना का एकमात्र उद्देश्य है धोखेबाज, झूठे, ढोंगी, स्वार्थी, लोभी राजनेताओं के पोल को खोलना है। इस कहानी में भेड़े सीधे सादे व्यक्तियों का प्रतीक है जो चालाक, धोखेबाज और स्वार्थी राजनेताओं रूपी भेड़िए के बहकावा में आकर के उनको अपना प्रतिनिधि चुनता है और उनकी सारे बातों पर विश्वास करके उन्हें अपना राजनेता मान लेता है। जब भेड़िए रूपी राजनेता भोली भाली जनता से पूर्ण सहमत से चुन ली जाती है, तो वही भेड़िए रूपी राजनेता उस भोली भाली जनता रूपी भेड़ पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अत्याचार करना शुरू कर देता है। सर्वप्रथम चुने के जाने के बाद उस भोली भाली मासूम जनता का ही शोषण करना वह आरंभ करता है। और इस कहानी के माध्यम से परसाई जी ने उन राजनेताओं की पोल जनता के सामने एक व्यंग्यात्मक कहानी के रूप में दर्शाया है। जो महान एवं परोपकारी होने का ढोंग करते हैं, वास्तव में वे राजनेता रंगे हुए सियार हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी का शोषण करने से नहीं कतराते।
वे अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किस हद तक गिर जाते हैं, यह हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से कहानी का उद्देश्य लेखक ने बताया है। अब हम कहानी का सारांश तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कहानी का सारांश संक्षिप्त रूप से हम तुम्हें समझा रहे हैं, ध्यान देना। एक बार वन प्रदेश में पशुओं के मन में यह विचार आया कि उन्हें भी अन्य पशुओं की तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के रहना चाहिए, और इस तरह से वन के पशुओं ने यह विचार किया कि उनकी रक्षा के लिए एक शासन प्रणाली की होनी आवश्यक है। यह निश्चय हुआ कि प्रजातंत्र में जिस प्रकार से राजनेता को चुना जाता है, उसी प्रकार से वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। यह सुनकर के पशु समाज प्रसन्नता की लहर उठ पड़ी। वन प्रदेशों में रहने वाले पशुओं में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक थी। भेड़ों ने यह सोचा कि अब हमारा भाग्य उदय हो जाएगा, अब हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यह सोच करके कि उनकी संख्या ज़्यादा है, उनका विजय होगा, उनका बहुमत होगा, उनके लोग अपने राजनेता होंगे, और इस तरह से उन पर किए जाने वाला अत्याचार समाप्त हो जाएगा। अब उन्हें दूसरे जीवधारी नहीं सता पाए। इधर उधर ध्यान देना, जब बात वन प्रदेश में फैली तो भेड़ियों ने सोचा कि उनके ऊपर संकट आने वाला है। वे यह समझ करके घबरा गए कि यदि भेड़ों ने वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना कर ली तो निश्चय रूप से भेड़ हावी होंगे, क्योंकि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है, भेड़ बहुमत प्राप्त करके नेता के रूप में बन जाएंगे। इसलिए उनका तो अपना मतलब सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्हें मांस छोड़ करके घास चरनी पड़ेगी। यह सोच करके वह चिंतित हुए, मतलब भेड़िए चिंतित हुए। एक दिन एक बूढ़े सियार ने भेड़िए को उदास देख करके कहा, महाराज क्या कारण है? आजकल आप बहुत उदास रहने लगे हैं। सियार की बात सुन करके भेड़िए ने कहा, क्या बताऊं, वन प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, भेड़ों की संख्या पशुओं में अधिक है, और यदि चुनाव होता है तो भेड़िए का तो पत्ता ही कट जाएगा, भेड़ों की जीत होगी, उनकी राजनेता होगा और वह सुखी और संपन्न हो जाएंगे। हम मांसाहारी जीव घास चरने के लिए, घास खाने के लिए मजबूर होंगे। यह सुन करके सियार बोला, तो मालिक आप अजायब घर में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने उदास होकर के कहा, उसके लिए वहाँ भी जगह नहीं है, क्योंकि सुना है वहाँ भी अब पशुओं की जगह आदमी रखे जाते हैं, इसलिए वहाँ भी मुझे जगह नहीं मिल पाएगा। बूढ़ा सियार चुप हो जाता है और कुछ देर सोच करके कहता है, अगर पंचायत में भेड़िए का बहुमत हो जाए तो? सियार की बात सुन करके भेड़िए ने चिढ़ करके कहा, क्या बात करते हो? वन प्रदेश में भेड़िया जाति तो कुल 10% है, इसलिए भेड़िए का तो कभी बहुमत हो ही नहीं सकता। बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, महाराज आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, कल तक कोई न कोई योजना हम बना लेंगे, लेकिन आपको हमारी बात माननी होगी, आपको उसी के अनुसार कार्य करना होगा। जैसा हम बोलेंगे आप वैसा करेंगे, वादा करिए, आप मेरी बात मानिएगा। मरता क्या न करता, भेड़िए ने उस बूढ़े सियार की बात मान ली। वो समझ तो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी क्या करे, उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 सियारों को लेकर के आया। ये तीनों सियार अलग अलग रंगों से रंगे हुए थे। उनमें से एक पीले रंग, दूसरा नीले रंग और तीसरा हरे रंग से रंगा हुआ था। वे सियार भेड़िए के चुनाव का प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने उस भेड़िए का रूप बदल दिया।
बूढ़े सियार ने भेड़िए के माथे पर तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहना दी और उसके मुख में घास के तिनके खोस दिए। बूढ़े सियार ने भेड़िए को यह भी समझाया कि भेड़ों की सभा में पहुंचने पर वह एक भी शब्द नहीं बोलेगा, वह चुपचाप बैठा रहेगा। बूढ़े सियार ने भेड़िए को यह भी समझाया कि कभी भी आँखों को ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि भेड़ों में मुलायम मुलायम, वो जानता था कि भेड़ों में मुलायम मुलायम भेड़ होंगे, जिसे देख करके भेड़िए के मन में लालच आ जाएगी और उसके मुंह से पानी टपकने लगेगा। जिस बात को जो है भेड़ समझ जाएंगे तो कोई भी उसको वोट नहीं देगा। इस तरह से उसने सब कुछ समझा दिया और सभा में बोलना प्रारंभ किया। जानना, जैसा कि मैंने समझाया, भेड़िए को समझाते हुए कहा कि जैसा मैंने आपको समझाया बस आप बिल्कुल वैसा ही करना। बूढ़े सियार ने पशुओं की सभा में बोलना आरंभ किया। पीला वाला सियार विद्वान विचारक तथा कवि, नीला सियार नेता और पत्रकार, इन दोनों के अलावा हरा सियार धर्मगुरु है। चारों सियार भेड़िए की जय जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड में घुस करके बैठ गए। भेड़ियों को देख करके डरने लगी। भेड़ियों को देख करके डरने लगी। लेकिन बूढ़े सियार ने भेड़ों से कहा, अब आपको डरने की बात कोई नहीं है। भेड़िया राजा अब हिंसा को त्याग दिए हैं। पिछले 7 दिनों से इन्होंने कोई हिंसा नहीं किया है और नहीं कुछ खाया है। अब इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब वे लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों रंगे सियारों के बारे में भी उसने बताया। ये तीनों इस लोक के प्राणी नहीं हैं, बल्कि ये स्वर्ग के आए हुए देवता हैं। उन तीनों ने एक साथ हुआ करना शुरू कर दिया। बूढ़े सियार ने बताया, ये तीनों स्वर्ग की भाषा बोल रहे हैं, भेड़िया राजा को प्रणाम कर रहे हैं। तीनों रंगे सियारों ने अपनी अपनी जगह से भेड़िए का गुणगान किया। उन्होंने यह भी बताया कि भेड़िया को चुनने में ही भेड़ों की भलाई है, क्योंकि भेड़ों की रक्षा भेड़िया ही कर सकता है। भेड़ दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, मुलायम हैं और इनके बचाने के लिए कोई मजबूत शासक होना चाहिए। और इस तरह से भेड़िया पूर्ण रूप से इनकी रक्षा करने में समर्थ है। बेचारी सीधी सादी भेड़ें उनके बहकावे में आ गई। उन्होंने सोचा, सचमुच हम लोगों के बीच में एक मजबूत सिपाही तो होना ही चाहिए, शासक होना चाहिए। इसलिए उन्होंने पूर्ण बहुमत से उस भेड़िए को अपना राजनेता चुन लिया। वन प्रदेश में चुनाव हो गया। भेड़ियों ने देखा कि वह चुनाव में जीत चुके हैं। पंचायत में भेड़ों के हित में जो पहला कानून आया उसके अनुसार प्रतिदिन हर भेड़िए को सुबह नाश्ते में एक भेड़ का मुलायम बच्चा देना होगा। दोपहर में भोजन के लिए एक पूरी भेड़ और शाम को खाने में हल्का भोजन हो, इसलिए आधी भेड़ देनी होगी। इस तरह से यह भेड़े और भेड़िए कहानी का यह सारांश संक्षेप में मैंने तुमको बताया। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को अवश्य ही यह भेड़े और भेड़िए व्यंग्यात्मक कहानी हरिशंकर प्रसाद की पसंद आई होगी। इन्हीं के साथ में मैं तुम्हें आज धन्यवाद देते हुए अपने वाचन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।